अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक जी। मुझे कहते हैं सोहाब सर, आपकी स्क्रीन पर और मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी आज मौजूद है हमारे साथ हरमीत, उसको भी इस्लामाबाद से, उसको भी खुश आमदीद कहते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब एंड सोहाब, तमाम तर नाज़रीन को। हाँ बिल्कुल, आप आज दोनों माशाल्लाह वैसे तो सोहा छाई हुई है, वही स्क्रीन पे स्क्रीन ही मिल रही है। आज उनका नया एक्सपीरियंस भी हो गया भाई हमें देख के। तो अच्छा जी हरमीत, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तारीफ जवाब तारीफ। ठीक है हरमीत, आज शुरू करते हैं। यौम इस्तेसाल कश्मीर है आज। 2 बरस से हो गए, तकरीबन 3 बरस हो गए, बल्कि 2019 में 5 अगस्त को कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्जा कर लिया। भारत ने आर्टिकल 370 जो था उसको ख़त्म किया और उसके तहत ये हुआ कि अब उसको एक अपना इंटरनल मामला वो कहने लग गया। पहले भी कहता था, लेकिन अब उसने उसकी जो एक जुदागाना हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। तो आज का दिन उस हवाले से मनाया जा रहा है। ये हिंदुत्व का एक जो फ़लसफ़ा है, इसके प्रचार के तौर के ऊपर जो आर्टिकल 370 का ख़ात्मा है। अब हमारा जो पाकिस्तान के लोगों का, बल्कि दुनिया भर के कश्मीरियों का एक उनकी डिमांड है, वो सिर्फ अकेली ये नहीं है कि आर्टिकल 370 का ख़ात्मा होना चाहिए, ये पहला स्टेप है। लेकिन इसके बाद ये है कि कश्मीर की जुदागाना हैसियत जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय होना चाहिए, उनके लोगों को हक़ होना चाहिए कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जिस हक़ से उनको महरूम किया जा रहा है। 9 लाख के करीब फ़ौज कहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की मौजूद है कश्मीर के अंदर, और जो जुल्म और सितम ढा रही है। रोज़ के ख़बरें हमें मिलती हैं कि आज 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया और 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। रोज़ बिला नागा तकरीबन ऐसी ख़बरें होती हैं। तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी आज के दिन के हवाले से पैगाम अपना दिया है और वो कहते हैं कि आज़ादी के लिए कश्मीरियों की लाजवाल जो कुर्बानियाँ हैं उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। 7 दहाइयाँ हो गई कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्ज़ा है हिंदुस्तान का, और इस सिलसिले में अगर आप देखा जाए 80-90 हज़ार कश्मीरी अब तक शहादत का जाम नोश कर चुके हैं, अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। सर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम नहीं भूल सकते। बुरहान वानी का नाम उनमें आता है। बहुत सारे ऐसे यंग लीडर्स कह सकते हैं आप, उनका जिनका नाम आता है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक नहीं चलाई, बल्कि एक सोच वहाँ के मौजूदा जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनमें ये सोच को बेदार किया है कि भाई आज़ादी आपका हक़ है। और बहुत सारे लोग सर ये भी कहते हैं, मुझे लगता है कि टीवी पर हम जैसे लोगों को ये बात कर देनी चाहिए कि कश्मीर की एक बड़ी तादाद ये भी नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान के साथ रहे, वो ये भी नहीं चाहती कि वो भारत के साथ रहे। जिस आज़ादी राय की और जिस दरअसल आज़ादी की वो बात करते हैं, उसमें वो अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत चाहते हैं, जिसके लिए वो इतनी दिन रात सर मेहनत करते हैं और तगदो करते हैं। और वैसे सोहा अगर हम देखें, मुझे याद है कि 5 अगस्त 2019 को जब ये एक स्याह दिन था कश्मीरियों के लिए और पूरे पाकिस्तानियों के लिए, और कश्मीर के साथ जिनके दिल धड़कते हैं और कश्मीर के साथ जो ख़ासकर कश्मीरियों के साथ, अब मैं अगर जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया कि 7 दहाइयाँ हो चुकी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे भरपूर एहतजाज जो है वो किया जा रहा था। उस टाइम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस टाइम वज़ीर-ए-आज़म थे, और आज मैं कल देख रहा था तो कल भी तमाम तर जो एरिया है या डी चौक है या इसके आसपास, क्योंकि कल पार्लियामेंट से जब आप बाहर निकलते हैं तो तमाम तर एरिया पोर्ट्रेट से सजाया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ आज वॉक भी होगी, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो उन कश्मीरियों को याद किया गया, उनके मुख्तलिफ उनकी तस्वीर जो है विज़ा की गई हैं जगह जगह पे। बुरहान वानी समेत तमाम तर हीरोज़ को यहाँ पे याद रखा गया। और साथ में अगर बात की जाए तवील ये जो जदोजहद है, ये जो जंग है, इसमें बहुत सारे नाम हैं। अगर हम गिनते जाएं तो बहुत सारे ऐसे शोधा के नाम आते हैं। फिर इस जदोजहद में बहुत ऐसे ऐसे लीडर के नाम हैं। आप यासीन मलिक को देखें कि किस तरीके से उसको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी, हाई कोर्ट ने सज़ा दी, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी। आज वो तिहाड़ जेल में है, और अभी कुछ दिन पहले मुझे खबर मैंने देखा तो उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब थी, फिर उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। तो ऐसे बहुत सारे जो हीरो हैं, बहुत सारे गुमनाम हीरो हैं, मैं समझता हूँ कि आज के दिन उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। और कश्मीर का ये जो मसला है, ये जो तनाज़ा चल रहा है, और कोशिश हिंदुस्तान की जानिब से की जा रही है कि किसी न किस तरीके से इसको दबाया जाए। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि आज़ादी वक्त लगता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके आज़ादी मिलती है। और कुर्बानियों की मैं अगर बात करूँ,
बेदरिग कुर्बानियां कश्मीरियों ने दी हैं और दे रहे हैं। और ऐसे ही उनकी है। जो नई नस्ल है, जिस तरह बुरहान वानी का आपने जिक्र किया, तो बुरहान वानी ने एक नई सोच जो है, एक नई नस्ल को मुंतकिल की। उससे कबल थोड़ी बहुत हम देख रहे थे कि नौजवान नस्ल इस तरफ नहीं आ रही थी, लेकिन बुरहान वानी की उस कुर्बानी ने, उनकी उस शहादत ने एक ऐसा मैसेज दिया, एक ऐसा पैगाम दिया कि आज भी हम जब देखते हैं तो वहाँ के नौजवानों में एक जज्बा पाया जाता है और वो नौजवान दोबारा उठ खड़े हुए हैं। हालांकि 9 लाख एक बहुत बड़ी फौज है जो इस वक्त कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों में ऑपरेशन कर रही है, कश्मीरियों को तंग कर रही है। कश्मीरियों की हमारी जो वहाँ पे बहन बेटियां हैं जितनी भी, वहाँ हम देखते हैं जिस तरह उनके साथ रेप की जो स्टोरियाँ आती हैं और भारतीय फौज उसमें इन्वॉल्व है और बाकायदा जो है उनका एक मेजर उसमें इन्वॉल्व है जिसने बहुत सारे बेगुनाह कश्मीरियों को सिर्फ और सिर्फ डॉलर और पैसा किसी और पार्टी से लेके, बीजेपी के और आरएसएस के लोगों से लेके उसने मासूम कश्मीरियों को शहीद करवाया। तो ये एक तवील जदोजहद है कश्मीरियों की और उसका सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन ये जो आर्टिकल 35A का निफाज हुआ है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, यानी काला कानून इसको कहा जा सकता है कि आपने तो आज़ादी पहले उनसे छीनी थी, अब तो आपने जीने का हक जो है वो भी छीन लिया है। और हरमीत, हम इस तमाम तर सूरत हाल में सर जिक्र करना नहीं भूल सकते उन तमाम खवातीन का, उन बच्चों का जो कि कश्मीर में इस वक्त आज़ादी के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। आपने यासिन मलिक की बात की, तो उनकी अहलिया का भी हम देखते हैं कि वो ऑन स्क्रीन आकर जहाँ भी कश्मीर का मुकदमा लड़ सकती हैं वो लड़ती हैं। बुरहान वानी की फैमिली की अगर बात की जाए, वहाँ पर मौजूद बहनें, वहाँ पर बीवियाँ, वहाँ पर माएँ, उनका भी कंट्रीब्यूशन इतना है कि अपने बच्चों को बाहर भेजती है सिर्फ इस गर्ज से कि हमें आज़ादी आ सके, हमें आज़ादी मुयस्सर आ सके। मीर वाइस का नाम भी लिया जाना चाहे। मीर वाइस को 3 बरस हो गए, उनको घर में अंदर पाबंदे उनको किया हुआ है, घर के अंदर ही बंद किया हुआ है, उनको जेल बनाया हुआ है घर को। उनका भी कल 3 बरस हो गए थे, उनके भी मैं देख रहा था। और मिशाल मलिक का जहाँ पे आपने जिक्र किया, वहाँ पे मैं देख रहा था कि खबर चल रही थी कि मिशाल मलिक के तमाम अकाउंट्स ट्विटर पे वगैरह जो थे वो बैन कर दिए हिंदुस्तान में। आवाज़ बंद करने की, हर चीज़ की आवाज़ बंद करने की कि वो कोई भी। ये देखें रऊफ साहब के वो लोग जो हिंदुस्तान की हुकूमत की हिमायत किया करते थे, उनको हमने देखा कि जब 5 अगस्त का ये स्याह दिन उनको भी देखना पड़ा, तो वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ, मैं महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी तमाम तरह फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के सपोर्ट में थे, हिंदुस्तान के गुण गाते थे। लेकिन आज वो भी कह रहे हैं कि हमसे वो गलती हुई है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हमें कहा करते थे कि आप पछताओगे, और आज वो पछतावा हमें हो रहा है। यानी इसका इजहार वो बरमला मुख्तलिफ चैनल्स पर कर चुकी हैं, उनकी फैमिली कर चुकी है, बहुत बड़े मनसब पर उनकी फैमिली जो है वो रही है और तवील अरसे से रही है, और इस जुल्म में उनका भी एक हाथ रहा है कश्मीरियों पर। लेकिन उसके बावजूद आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के साथ हमने इल्हाक करके, हिंदुस्तान के हाँ मिला के हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजहार एकजहती सर हमारी तरफ से हम स्क्रीन के थ्रू ये कर सकते हैं, हमने किया। इसके अलावा मुख्तलिफ आज रैलीज जो है मुख्तलिफ इलाकों में निकाली जा रही हैं, इस्लामाबाद में भी एक रैली निकाली गई है। तो ये इजहार एकजहती का दिन है क्योंकि आज 5 अगस्त है, यानी यौम इस्तेहसाल कश्मीर। आगे बढ़ते हैं सर, रन डाउन की तरफ चलते हैं। हम डेली डोज आपसे पहले शेयर करेंगे, टॉप स्टोरीज में क्या क्या होगा वो आपसे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लेकिन पहले चलते हैं हम डेली डोज की तरफ। सर पहली डेली डोज है वीडियो वायरल। जो भी चीज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हम फौरी तौर पर आपके सामने उसका तबसरा करने बैठ जाते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम भी उसको डिटेल में आपसे डिस्कस करें। सर ये मशहूर बरतानवी रैप स्टार है जिन्होंने सर इस्लाम कबूल कर लिया है। हाँ। और ये बड़ी अच्छी बात है। और आप करियर के अपने पीक पे, सर ऐसे केसेस को ज़्यादा याद तब रखा जाता है जब आप अपने करियर के पीक पे हो, वो कोई रैप स्टार हो, कोई सिंगर हो। हमने पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे हैं, लेकिन ये आप देखें बरतानिया का रैप स्टार है और सर पता नहीं इन्होंने किस चीज़ से मुतासिर रैपर है और दार इस्लाम में ये आ गया। और इसका नाम जो है डच वैली इसका नाम है। और ये कुछ था पहले इसको देखा गया था कि मुख्तलिफ मजहबी किताबें जो हैं उनको पढ़ रहा है, कुरान की तालीम हासिल कर रहा है। ओपनली इसने नहीं कहा था, लेकिन ये वीडियो वायरल हुई है जिसमें कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहा है। तो बड़ा पॉपुलर उस हवाले से तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में इसको वेलकम किया गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ, पहले इसने कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी की, मुख्तलिफ मज़ाहब की किताबें पढ़ी और फिर कुरान की तालीमात जो हैं उसका इसने हासिल करना शुरू किया। कुरान की तालीमात को मुख्तलिफ उलमा के ज़रिए ये पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, फिर अब आके इसने इस्लाम कबूल और सर इनका कहना भी यही है कि एक तो आप किसी शख्सियत से मुतासिर होते हैं या आप कोई चीज़ देख लेते हैं या किसी की पर्सनालिटी को देख लेते हैं या आप इंटरनेट पे कुछ ना कुछ इस तरह का देख के मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन
इनमें अहम और अच्छी बात यह कि इन्होंने किताबों का मुतालिया किया, कुरान पाक को पढ़ा। कुरान पाक को पढ़ने के बाद ये मुतासर उस किताब से हैं जिस किताब पर हमारा ईमान है, तो उससे मुतासर होकर फिर फ़ौरी तौर पर इन्होंने जो है वो कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। और ये वीडियो जो है वो टिकटॉक पे बेसिकली वायरल हुई है, जहाँ पर कलमा शहादत पढ़ते हुए इनको देखा जा सकता है और ये कलमा पढ़ के अब दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। सो हम इनको वेलकम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले डेली डोज में। आपको बताएं कि सर ये एक्सट्रीम अल्पाइन फुटबॉल एक है, मैं तो सुन के हैरान हो गई थी कि आप एक तिरछी पहाड़ी पे सर कैसे फुटबॉल खेल सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? और ये ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है। इसके जो बानी हैं उन्होंने ये कहा कि आम फुटबॉल जो है वो मुझे बोरिंग लगता था। तो मैंने कहा फुटबॉल के मुकाबले ऐसे होने चाहिए या फुटबॉल ऐसे खेलना जाना चाहिए कि वो एक बड़ा चैलेंज बन जाए। तो तिरछी पहाड़ियों के ऊपर ये फुटबॉल सबसे मुनफरिद हो। हाँ, सबसे मुनफरिद हो। तो एल्पाइन वो मैदान जो है वहाँ पे ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे इन्होंने उसका इनकाद किया और अब लोग खेलते हैं। इसके लिए आम खेल के मुकाबले में जो फुटबॉल है उससे ट्रिपल स्टेमिना होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आपने पहाड़ियों पे भागना है, ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, और फिर फुटबॉल भी जो है वो भी गिर जाता है नीचे पहाड़ी से। तो आप ये देखो, इसमें नाम बिल्कुल ठीक दिया है, एक्सट्रीम एल्पाइन फुटबॉल। मतलब ये एक्सट्रीम है। देखिए अगर आप एक आम वैसे भी बड़ी स्टेमिना चाहिए होती है रऊसा सुहा, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं। हम तो स्कूल के टाइम में खेला करते थे, तो लेकिन ये है कि बहुत स्टेमिना वैसे भी आपको चाहिए, क्योंकि आपने दौड़े तो लगानी है। और ये देखिए तिरछी सी पहाड़ी है और इसी पे ऊपर जाना फिर नीचे जाना, तो भरपूर स्टेमिना की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक मुनफरिद है कि भाई बहुत हो गया स्ट्रेट, हम तो बहुत ग्राउंड पे कर ही लेते हैं, लेकिन आज तिरछी पहाड़ी पे ही कर लेते हैं भाई। हाँ, बार बार गेंद जो है वो नीचे लुढ़क जाता है और फिर उसको ऊपर भी लाना पड़ता है। मैं सोच रही थी कि देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे हम बोल रहे थे ना, तो हमें लग रहा था कि अच्छा तिरछी पहाड़ी, बट इट जस्ट लाइक स्लोप। आप खाली बॉल नहीं गिर रहा सर, वो फुटबॉलर्स खुद भी गिर रहे हैं, फुटबॉल खुद भी गिरते हैं काफी ज्यादा। फुटबॉल की तरह वो देखिए वो फुटबॉल के साथ खुद भी गिर रहे हैं, खुद भी गिर रहे हैं। तो लेकिन चले, खेल तो वही है जो आपका और हम। अच्छा, वैसे इसका मजा भी कुछ और ही होता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे ग्रीनरी के साथ ग्रास भी है, उसके साथ साथ आप जब आप खेलते हैं और खेलने का अलग मजा, फिर मौसम भी ऐसा लग रहा है कि भाई हल्की फुल्की बारिशें हुई हैं तो उसके बाद वो खेल रहे हैं, तो भाई एंजॉय बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और जी चले जी, खेल वही है जो आप हम सब खेलते हैं, लेकिन देखिए मुनफरिद अंदाज में खेल रहे हैं, तो हमने उनकी खबर आपको दे दी। अगली हम किसी ज़माने में ना मुनफरिद चीज़ें आती हैं ना, वो पॉपुलर बड़ी होती हैं। मुझे याद है, पता नहीं हरमीत कभी खेला हो कि ना खेला हो, हमारे एक ऐड आया था, किसी कमर्शियल आया था किसी ड्रिंक का, जिसमें फ्रिस्बी, अब फ्रिस्बी तुम्हें तो शायद पता भी ना हो। मुझे पता है, फ्रिस्बी ऐसे करके करते हैं, मुझे अच्छा, याद, जी जी मुझे पता तो है। फ्रिस्बी आई, पागल हो गई सारी कौम, और लोग जो है ट्रेंड आ गया था। हाँ, पूरा ट्रेंड आया था। मैदानों में कहीं भी लोग पिकनिक के लिए लोग जाते थे, वो भी बड़ा मजेदार था। आप लुढ़क रहे हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं और गिर रहे हैं, और उसके बावजूद एक छोटी सी फ्रिस्बी जो है वो आपको इतना ज्यादा तिगनी का नाच नचा देती है, और बड़ा इंटरेस्ट था उसमें। अभी भी कुछ दिन पहले मैं एक टीवी पे देख रहा था कि एक फैमिली है जो फ्रिस्बी खेल रही है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। अच्छा। उस जमाने तो हर स्पोर्ट्स शॉप के ऊपर फ्रिस्बी मिल जाया करती थी, लेकिन अब इतनी अवेलेबल नहीं है, अब इतना पॉपुलर नहीं रहा सर। बस अब फुटबॉल फीफा खेलते हैं, तो बैठ जाते हैं, फीफा बैठ के खेलेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, अब तो एक्सबॉक्स ले आए, पता नहीं कौन कौन से बॉक्स आ गए हैं। बस अब तो ऐसे लगता है कि पिकनिक पे भी लोग जाए ना, तो अपने अपने फोन लेके मुंह एक दूसरे से दूसरी तरफ करके बैठ जाएंगे और वहां जाके भी दूसरी तरफ कर लेते हैं। सही कह रहे थे। अब मतलब देखिए, आप अगर खेलों के मैदान में आपने खेलना की तरफ कर लेते हैं, और हमीद आप देखिए कि आप खेलों के मैदान में खेलने के बजाय वो मैदान अपने कमरे में ले आए हैं। मतलब आप कमरे में बैठ के फीफा खेल रहे हैं, मुख्तलिफ फुटबॉल्स गेम्स खेल रहे हैं। कहाँ पे? अपनी स्क्रीन पे। भाई अपना कबाड़ा आप खुद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, बाहर जाए, बाहर जाके भी खेलें। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम खबर है डेली डोज में कि चिली में सर दुनिया की इंतहाई बड़ी दूरबीन तैयार की जा रही है, जिसके बाद देखने का विजन 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, करोड़ों डॉलर से ये तैयार की जा रही है, और यूरोप के मालिक मुख्तलिफ जो हैं उन्होंने मिलके इसकी फंडिंग की है, और इसके बारे में कहते हैं एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप इसको कहा भी जाता है, और ये 2027 तक तकरीबन अपना काम शुरू कर देगी। 2017 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ था, 2027 में 10 बरस में इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा, और इसकी मदद से फल्कियात में और बहुत से सवाल ऐसे हैं, साइंसदानों का कहना है, जिनके हमें जवाब चाहिए। वो जवाब जो हैं वो हम हासिल कर पाएंगे। 798 मेगा बल्कि हेक्सा गोनल आईने होंगे, जिन्हें
85 मीटर कुतर के एक बड़े उसके अंदर लगाया जाएगा। Oh my God. और बहुत ही मेहनत तलब काम और है। सर जो आपने कहा उस बात को मैं सेकंड करती हूँ, तकरीबन 138 करोड़ डॉलर। 138 करोड़ डॉलर। आप उसके तखमीने से अंदाज़ा लगा लें कि जितना उस पर एक्सपेंडिचर आ रहा है, ऑब्वियसली दैट विल बी अ ह्यूज वन। एक ऐसी दूरबीन जिससे आपकी देखने का विजन जो है सर वो कितना बढ़ जाएगा, 5000 गुना बढ़ जाएगा, 5000 गुना। तो ये जो अभी 2027 में बस हमें भी कुछ होगा। सस्ती सी दूरबीन मिल जाए ताकि ईद में जो हमारे चांद का मसला होता है वो भी सॉल्व हो जाए। दुनिया कितनी तरक्की पे जा रही है। हबल जो है, गुड वन हरमीत, गुड वन। जैसे सोहा ने कहा कि हबल जो इस वक्त बड़ी दूरबीन है उससे भी ये तकरीबन 5000 गुना ज़्यादा Yes, sir. इमेज बेहतर तरीके पे ये हासिल कर पाएगी। तो मतलब दूर दराज की जो कहकशाएँ हैं उनको देख पाएगी, उनके मुताबिक बता पाएगी फासले कितने हैं, कौन सी कहकशां कितनी दूर है, कितने सैयारे हैं जो देखने का बड़ा मजा आएगा। आम देखने इंसान का को पता बड़ा नहीं मजा रसाई आएगा। वहाँ पे होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली म्यूजियम तो नहीं कि आम लोग वहाँ जा सके, वहाँ पर वही लोग मौजूद होंगे जो कि कंसर्न होंगे, लेकिन अपनी इंसानी आंख से देखना इतने करीब से इन कहकशाओं को और इन चीज़ों को, ये क्या ही होगा। लेकिन 2027 तक का वेट करते हैं हम, उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ निकल कर सामने आती है। ऑल दो आगे बढ़ते हैं। सर कहा जाता है कि अगर आपने किसी कौम के सिविलाइज्ड होने का सबूत लेना है, ऑर्गेनाइज्ड होने का सबूत लेना है, तो आप ये देखिए कि वो ट्रैफिक रूल्स कितने फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल देखना। ठीक है। और हम होए 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 आप इस्लामाबाद में तो फिर भी चले हरमीत, हम आप तो कमाल है भाई, 2 मिनट रुकने को तैयार ही नहीं है भाई। हम मुझे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना गुस्सा आता है सड़क पे जब कोई मुझे रास्ता नहीं देता। एक तो रिक्शे वाले और बाइक वाले तो मेरे फेवरेट है सर, तो मेरे फेवरेट है क्योंकि इतना गुस्सा आता है। लेकिन आज ट्रैफिक लाइट डे मनाया जा रहा है। ये बात करने का मकसद ये था कि हम ट्रैफिक लाइट्स को कितना फॉलो करते हैं। और सर ट्रैफिक लाइट्स की जो एक ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, येलो लाइट है, वो हमें इंडिकेट करती है हमारी आम लाइफ में भी इंडिकेट करती है कि आप शदीद गुस्से में हो, जाना हो आपने, तो आपको पता होता है कि जो ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया। येलो पे यू हैव टू लाइक आप तैयार हो जाए इस चीज़ के लिए कि ओके यू आर जस्ट गोइंग टू पास आउट। और रेड इज लेकिन लाइक सोहा यहाँ पे तो हम भाई जैसे ट्रैफिक देखते हैं, लाइट देखते हैं, रेड हो जाए तो हमने अगर क्रॉस ना की तो हमें चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। जब क्रॉस कर लेते तो हाय सुकून आ जाता है। मतलब ये हालात है ये हमारा हमारे मुल्क टारगेट में, होता है। हमारे हम सबके। और अपनी जानों से भी खेलते हैं, दूसरों की जानों से भी खेलते हैं, कोई उसमें हमें रुकावट नहीं होती कि हम वायलेशन कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात जो सोहा ने थोड़ी देर पहले कहा कि रिक्शे वाले और मोटर बाइक वाले तो प्यारे हैं, अभी और प्यारे नए आ गए हैं। ये जो चिंची आ गई है, और प्यारे आ गए चिंची और प्यारे हैं। उनके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके साथ ऐसे दौड़ाते हैं, ऐसे दौड़ाते हैं जैसे हवाई बगैर जहाज चला नंबर रहे हो। प्लेट के जा रहे हैं। ये मतलब मेरी तो इस्तदा है हुकूमत से, खुदा के लिए इसके बारे में कोई कानून बनाएं, इनको रजिस्ट्रेशन के दायरे में लेके आएं। सर मैं कहती हूँ वो हवाई जहाज चलाते हैं, वो चिंची नहीं चलाते, वो इतनी स्पीड से चलाते हैं और कहीं से भी गुजर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बाइक चला रहे हैं। लेकिन बाइक के पीछे जो इतना बड़ा उन्होंने हर वायलेशन वो करते हैं कानून के। बहरहाल वाकई ये बात इट्स डेंजरस एज वेल, ये डेंजरस भी है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम करे ताकि हम अपनी सड़कों पर भी सुकून से सफ़र कर सके। बिकॉज आप, मेरे अब्बा कहते हैं सर कि आप सड़क पे खुद गाड़ी चलाने नहीं जाते, आप दूसरों की जान बचाने के लिए जाते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनकी हमने जान। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शो को कंटिन्यू करेंगे, आप देखते रहिए। गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद कल इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई ने एहतजाज किया और वो एहतजाज जो है उसको बहुत बड़ा पैमाने पे एहतजाज नहीं हो पाया। उसकी वजह यह है कि कंटेनरों से सारा शहर बंद किया हुआ था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बड़े पैमाने पे होता तो उससे निपटने के लिए भी उनके पास स्ट्रेटजी और प्लान मौजूद था, लेकिन एक खौफ से था कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। वो खौफ उस तरह से तो उसके वो खौफ ही रहा, मतलब उसमें वो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से आप कहें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई हो या कोई बड़े पैमाने पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत पेश आई हो। लेकिन खैर हुआ ये कि इमरान के ख़िलाफ़ एक्शन कमीशन में नायली रेफरेंस दायर कर दिया गया और कैबिनेट में भी ये बात हो गई कि वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेजने का फ़ैसला कर चुकी है इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये क्या काफ़ी होगा? इस तरह से होना चाहिए? पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? पीटीआई क्या करेगी? उसकी अपनी स्ट्रेटजी और प्लान अब क्या होगा? इस हवाले से बात करते हैं। मारूफ
तजियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए कि चारों तरफ से एक तरह से देखा जाए तो एक पीटीआई को घेरे में लेने की कोशिश हो रही है, और जैसे तोशा खाने का केस भी, तहाइफ का केस जो है वो भी खोला जा रहा है, उसके हवाले से भी वो कह रहे हैं गोशवारों में जिक्र नहीं है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, पीटीआई को क्या करना चाहिए कि वो अपने आप को बचा पाए, और फिर जो गवर्नमेंट है उसकी इत्तेहादी जमातें क्या कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये डिक्लेरेशन जाता है तो क्या फ़ैसला हो सकता है? बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त पैदा हुए हुए हैं, लेकिन आप बारी बारी अगर इनके जवाब देना चाहें तो। जी देखिए, पहले तो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है और तोशा खाना के हवाले से भी वहां पे रेफरेंस गया है, ये जो सारा अमल है ये कतन जो कानूनी अमल है उसकी इंतहा नहीं है, ये एक तरह से आगाज है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फिर कानूनी अमल चलता रहता है और इस सारे मसले के ऊपर हुकूमत भी अदालत में जा सकती है, इलेक्शन कमीशन भी कोई फर्दर एक्शन ले सकता है, और खान साहब और उनकी जमात के पास भी कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस किस्म का फैसला है उस हवाले से एतजाज एहसन साहब ने कहा कि इसका ना कानून से ताल्लुक है, लगता है ऐसे है कि किसी ने जो है फरमाइश करके लिखवाया गया है। हर किसी की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये बिल्कुल वाजे हो गया कि अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उनको घर चला जाना चाहिए। लेकिन ये सारी मुख्तलिफ राय क्यों सामने आ रही है? इसलिए कि ये कानूनी से ज्यादा एक सियासी नुक्ता है, ये एक सियासी चीज है, और उसी वजह से हमें लगता है कि जो भी चीज इस सिमत में आगे बढ़ेगी या जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी उसका असर पाकिस्तान की सियासत पे पड़ेगा। और हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल उनकी ख्वाहिश है कि सियासत की जाए, और वो ये समझते हैं कि जो हालिया अरसे के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी की एक वेव बनी हुई है उसका मुकाबला हम किसी और तरीके से नहीं कर सकते, तो लिहाजा कोई टेक्निकल बुनियादों के ऊपर खान साहब को आउट कर दिया जाए और शायद उससे हमें कोई सियासी फायदा हो जाए। लेकिन मुझे ये इतना आसान लगता नहीं है, ये इसी तरह अभी लिंगर ऑन करेगा फॉर टाइम बीइंग। जी हरमीत। अच्छा अतर काज़मी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मामला सियासत का, और सियासत जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब पार्लियामान से निकल कर जितनी भी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, अब कहीं ना कहीं रेफरेंस दायर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अदालत के चक्कर काटे जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं सड़कों पर मामलात हो रहे हैं। तो ऐसे में आप नहीं समझते हैं कि जो पार्लियामान है, पार्लियामेंट में होने वाली जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं अब ये कमजोरियां या ये पार्लियामान को कमज़ोर करने की तरफ ये सारी चीज़ें जा रही है? सियासतदान अब पॉलिटिकल हल निकालने के बजाय अब वो मामले सारे जो हैं वो अदालतों में जा रहे हैं। जी देखिए, जो पार्लियामेंट होती है, सियासतदान होते हैं, उनके पास कोई बंदूक वाली पावर नहीं होती है। वो एक मॉरल अथॉरिटी होती है जो अवाम के वोट के पास से उनको मिलती है, और फिर जिस तरीके से वो उसको एक्सरसाइज करते हैं, उस पावर को, उस अथॉरिटी को, वो फिर तय करता है कि पार्लियामेंट की कितनी तकद्दुस होगा, कितना उसका लोग रिगार्ड करेंगे। आप हालिया अरसे में आप देख लें, जिस पार्लियामेंट के अंदर राजा रियाज साहब आपके ऑपोजिशन लीडर हों और वो कहें कि जी मुशावरत से हमने नैब का एक नया चेयरमैन लगा दिया है, जिस पार्लियामेंट के अंदर नूर आलम साहब जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हो, वो डीजी फॉर्मर डीजी नैब को वो बुलाना चाहते हो, जहां पे जिस मुल्क के अंदर इदारे आपको बताते रहे हो कि ये शख्स इसमें मुलविस है, फलाने ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात हैं, बाद में हम पार्लियामेंट में देखें कि जनाब मोहसिन दावड़ साहब जो है वो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उसके चेयरमैन बन गए। तो ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशानात उठते हैं, और फिर उसी पार्लियामेंट के अंदर आप इस तरह के कानून पास करें, और वो लोग कानून पास करें कि जो डायरेक्ट उसके बेनिफिशरी हैं कि जी 50 करोड़ तक की करप्शन के ऊपर तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। फिर नैब कानून के अंदर मजीद भी बहुत सारी तब्दीलियां हैं। आम बंदा जो है वो अदालतों के चक्कर काट काट के उसकी हालत नहीं रहती, लेकिन जो नैब का मुल्जिम होगा वो इतना मोतबर है कि उसको उसी के इलाके में उसके घर की दहलीज के ऊपर इंसाफ फराम किया जाएगा। कराची का एक मसला है तो कराची में ही हल होगा, किसी और अदालत में नहीं आप लेके जा सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हालिया अरसे में हमारी पार्लियामेंट के अंदर हुई। पार्लियामेंट ने खुद अपना बहुत सारा ग्राउंड जो है उसको लूज किया है, तो अब इसके ऊपर आप किसी और ताकत को तो इल्जाम नहीं दे सकते। अच्छा, हाँ, लेकिन कि सारी सूरत हाल में अच्छा अतर साहब, एक और सवाल है मेरा, रोसा वगैरह आपकी इजाजत हो दोनों की।
साहब, राना सनाउल्लाह ने खुलकर जो है कल एक टेलीविजन पर वो कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब और KPK में असम्बलियाँ तहलील करती है तो वफाक की जो है हुकूमत गिराने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे मामलात में क्या आपको लगता है कि क्या वो संजीदा है या PDM ने कोई मशवरा किया है या इसमें जो पीपल्स पार्टी है इनका साथ देने को तैयार होगी या सिंध हुकूमत वो गिराने को तैयार होगी? देखिए, फिलहाल तो ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। कतन किसी भी सूरत में इन्होंने कौमी सतह के ऊपर इलेक्शंस में नहीं जाना। बाकी राना साहब हो जाएं या शहबाज शरीफ साहब हो जाएं, एक इस्लामाबाद का वजीर दाखिला है, दूसरा इस्लामाबाद का वजीर आजम है। उन्होंने अपने आप को मसरूफ रखना है किसी ना किसी तरीके से। बाकी तो पूरे मुल्क में उनकी जो हुकूमतें, आपको पता ना उनकी कहीं पे हुकूमत है ना कहीं पे उनकी वो चलती है बात। तो मेरे ख्याल में वो इस तरह का उन्होंने एक आइडिया तो फ्लोट किया, लेकिन अगर आप देखें इनको और इनके जो दोस्त हैं ताकतवर, उनको पता है कि अगर इस वक्त इलेक्शंस में आए तो हो सकता है कि बात 2/3 अक्सरियत की तरफ चली जाए और बहुत सारे लोगों के लिए मसले बन जाएं। और इसी वजह से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, मैंने पहले ही कहा कि वो एक सियासी फैसला है। वो आने वाले इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है, मियां साहब के लिए ग्राउंड बनाने की कोशिश है, इमरान खान को आउट करने की कोशिश है, मियां साहब को इन करने की कोशिश है ताकि अगले इंतखाबात में किसी तरीके से PTI का मुकाबला किया जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग सीरियस हैं इस वक्त इंतखाबात में जाने। लेकिन साहब ये कहिएगा कि खुद तो चले ये मसरूफ़ है लेकिन हमें भी काफ़ी डाइवर्ट किया हुआ है। अगर हम पिछला सारा सिनेरियो देखें तो ये जो CM पंजाब की नंबर गेम थी और सियासी तजब्जुब जो हमने देखा, अब माशी सूरत हाल किस हद तक बेहतर हो सकती है? बिकॉज एक अच्छी खबर ये भी है कि चले IMF ने अपनी किस्त के जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है, डॉलर थोड़ा सा नीचे आ गया है। अगर अब ये ब्लेम गेम से निकल आए हैं तो माशी सूरत हाल आपको मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ रही है? अगर ये सुकून से अब सोच सके कि हम किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त आपके यहाँ एक कौमी हुकूमत कायम है जिसमें ऑलमोस्ट सारी जमातें शामिल हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल है। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा साथ साथ उनका ये दावा भी है कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है। तो अगर इस वक्त भी वो चीज़ों को नहीं संभाल सक रहे तो इसका मतलब है कि फंडामेंटली कुछ चीज़ें, हमारी इकोनॉमी जो है उसमें मसाइल हैं। वो कोई आज के मसाइल नहीं है, ना ही वो खान साहब के दौर के मसाइल हैं, वो बड़े अरसे से मसाइल चलते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये सारे मिल के बैठ जाएं और लेट्स से फॉर बात करने की सेक के जी हम इमरान खान को भी साथ बैठा दें, फिर भी इस तरह ये मसाइल हल नहीं होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें देखें, जब आपकी जो मुल्क की मईशत है वो आपके लिए ज्यादा तरजीह लेगी, हमारी लीडरशिप के लिए वो तरजीह लेगी, तो फिर हम उसमें मुख्तलिफ चीजों को तब्दील होते देखेंगे। देखें, जो लोग आपको रूल कर रहे हैं उनका आम आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके लिए तो पेट्रोल 3000 रुपए लीटर भी हो जाए तो उनको कोई मैटर नहीं करता है। वो लोग जो फ्रेंच मिनरल वाटर पीते हैं उनको क्या लगे कि दाल किस तरह रुपए किलो है या पानी साफ नहीं मिल रहा, उनके मसाइल ही कुछ हो रहे हैं। अशराफिया और अवाम के मसाइल जब एक होंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ चीजों में तब्दीली होती हुई नजर आएगी। मुझे फिलहाल इसमें कोई इम्प्रूवमेंट। अच्छा, ये फरमाइए जरा क्विकली, थोड़ा सा आप ये जवाब दीजिएगा कि ये जो सूरत हाल है PTI की, इसकी जिम्मेदार खुद PTI नहीं है क्या? पार्लियामेंट से क्या उनको इस्तीफे दे के इस तरह से निकल जाना चाहिए था? अगर वो अंदर मौजूद होते तो ज़्यादा बेहतर तरीके पे फाइट कर सकता है। देखिए, इसमें दो राय हैं। बिल्कुल ये जो आपने राय दी है, इस हवाले से भी लोग कहते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर रहते और पार्लियामेंट के अंदर रह के मुकाबला करते, 2-3 वोटों का मसला है और वहां पे वो हुकूमत गिरा भी सकते थे। लेकिन दूसरी राय उसमें ये भी है कि वो पार्लियामेंट जो इस वक्त है उसको लेजिटिमेसी मिलती अगर PTI वहां पे रहती। एक तरह से कहा जाता कि ये देखें जी, ये एक बड़ी बेहतरीन पार्लियामेंट है और इसमें बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ऑपोजिशन भी मौजूद है। अभी जो पार्लियामेंट की सूरत हाल है उसमें यह है कि राजा रियाज साहब का मैंने जिक्र किया कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो कहते हैं कि अगला इलेक्शन में नून लीग के टिकट पे लड़ूंगा। तो इस वजह से इस वक्त की जो पार्लियामेंट है वो अपनी लेजिटिमेसी खो चुकी है और यही वजह है कि पार्लियामेंट इनके इस्तीफे कबूल भी नहीं करती। कभी 11 इस्तीफे कबूल करती है, कभी कहती है कि जनाब आगे जाके हम कुछ और करेंगे। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इमरान खान की मौजूदगी से इस सिस्टम को लेजिटिमेसी मिलती और वो सियासी तौर पे इमरान खान के हक में बेहतर नहीं था। सही सर, सही। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, शुक्रिया। बस सर प्रायोरिटी पे नहीं है और ना सिर्फ पहले तशरीह के लिए, बल्कि ये दिन जो है और ये पूरा मुहर्रम जो है और ख़ासतौर पर ये आशूरा की हम जो बात कर रहे हैं, हमारे लिए भी उतने ही अहम दिन है। हमें भी उतना ही एहतराम करना चाहिए, हमें भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए पैकेज भी हमने आप सबको दिखाया कि हम एज अ मुस्लिम उम्मत से हम भी उतनी ही तकलीफ़ और उतनी ही उस अजियत को हम भी देख सकते हैं। तो ख़ास तौर पर एहतमाम करें। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद लंबी ब्रेक थी, थोड़ी सी न्यूज़ ब्रेक थी, आपने वो खबरें भी सुनी और इसके बाद हम चलते हैं यूट्यूब के ऊपर। एक स्टोरी बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों में और वो एक यतीम खाने के हवाले से थी, ऑर्फनेज के हवाले से, जिसमें 2 भाई, एक आर्मी में और एक ने एमफिल किया या एमफिल कर रहा है वो अभी। इस तरह के बच्चों की स्टोरियाँ जो हैं वो जब हमने तहकीक की थोड़ी सी तो पता चला कि आगोश ऑर्फनेज से उनका ताल्लुक़ है। तो हमने उसके डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाया हुआ है, कर्नल मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं आखिर वो क्या चीज़ है उस ऑर्फनेज की, क्या खूबी है कि जहाँ से इतने बच्चे आला उहदों पे पहुँच जाते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, और क्या फिर बाकी के लिए भी एक मिसाल नहीं साबित होना चाहिए या मिसाल बनना चाहिए। तो जनाब कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो यहीं से शुरू करते हैं एक सक्सेस स्टोरी। आप जैसे बता रहे थे कि ये 2 बच्चे नहीं है और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ की सहूलियात, मतलब तो वो क्या चीज़ है जो आप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को और क्या चीज़ है जो प्रोवाइड की जानी चाहिए ऐसे ऑर्फनेज के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आगोश ऑर्फन केयर होम असल में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का, ठीक है जी, जिसके बानी हैं शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब का एक विज़न है कि किसी भी आपने माशरे की या किसी इंडिविजुअल की अगर आपने तकमील करनी है तो उसका वाहिद ज़रिया जो है वो एजुकेशन है। ठीक है। तो हमारा ये जो ऑर्फनेज है ये प्राइमरीली एक एजुकेशन बेस्ड ऑर्फनेज है। मतलब यहाँ पर हम बच्चों को सिर्फ यहाँ पे ठहराना, उनको खाना पिलाना, कपड़े पहनाना मकसद नहीं है। हमारा यहाँ पे मकसद है बच्चों को एजुकेशन के जेवर से आरास्ता करना और उनको इस काबिल बनाना कि वो पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार शहरी बने। हमारे पास इस ऑर्फनेज में इस वक्त 250 बच्चे और बच्चियाँ दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी प्ले ग्रुप से लेके तो PhD तक की एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और फिर उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड जो इन बच्चों को हमने दिया हुआ है वो मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि ये किसी भी जो अब मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास की फैमिली वो स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर सकती, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन ऑर्फन बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है। ये जो 2 बच्चे जिनकी कहानी वायरल हुई, जिस हवाले से ज़्यादा मतलब वो आया, तो इनकी भी तरबियत इसी तरह से हुई? यहीं पे आए हुए थे छोटे बच्चे, वहाँ से बड़े हुए, तरबियत होती चली गई, पढ़ाई मुकम्मल की। एक को आपने आर्मी में, खुद आप कहते हैं आपकी तरबियत की वजह से ही पहुँचा, और दूसरा बच्चा जो है वो एमफिल अब के मकाम पे है। जी सर, ये तो सिर्फ 2 बच्चों की स्टोरी जो है वो वायरल हुई। हमारे पास ऐसी बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमारा ये ऑर्फनेज इस्टेब्लिश हुआ 2005 में, जब आपको याद होगा कि शुमाली इलाका जात में ज़लज़ला आया था। तो उस वक्त जो है वो डॉक्टर साहब ने सोचा कि वहाँ पे जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, जो यतीम हो गए हैं, उनको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जहाँ पे इन बच्चों को एजुकेशन के साथ एम्पावर किया जाए। तो उस ज़िमन में जो 2005 में 2006 में जो बच्चे हमारे पास आए थे वो माशाल्लाह आज ग्रेजुएशन करके, कुछ ने एमफिल कर लिया, कुछ ने PhD कर ली। तो ये दे आर ओवर 70 चिल्ड्रन जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली हुई है और अभी माशाल्लाह बड़े बाइज़्ज़त तरीके से बरसरे रोज़गार है। तो हमारे ये 2 बच्चे भी जिनकी ये स्टोरी बड़ी वायरल हुई, मज़र और दूसरे का नाम मुबशर ही है, इज़ माई नेम सेक, जो कि पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर अभी सर्व कर रहा है माशाल्लाह। और मज़र जो है इसने एमफिल कर चुका है केमिस्ट्री में, और अभी ही ये हमारा जो बेसिकली मिनहाजुल कुरान आपको पता है एक बहुत बड़ा सेटअप है माशाल्लाह, ये ह्यूज सेटअप। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो ग्रेजुएट हो जाते हैं सबसे पहले तो उनको अपने इदारों में ही हम एडजस्ट कर लें। तो ये जो मज़र है जिसने एमफिल कर लिया है हमारे ही अपने इदारे में आगोश में ही प्रेफर्ड आगोश कि जी मैं कहीं और बाहर जाने के बजाय आगोश को सर्व करना चाहता हूँ, तो वो अभी हमारे पास ही एम्प्लॉई है एज एन एडमिशन ऑफिसर ही इज़ वर्किंग। अच्छा कर्नल साहब, ये कहिएगा चूँकि इस तरह का इदारा चलाना या इस तरह के काम करना, यकीनन अल्लाह पाक कुछ इंसानों को, बड़े मखसूस इंसानों को चुन लेता है कि वो खिदमत करें आम मखलूक की, लेकिन ये बताइएगा कि सारी सूरत हाल में किस तरह से आप एक इदारा रन करते हैं? आपने कहा कि जो सारी सहूलियात है वो किसी भी कैडेट कॉलेज से या किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल से, कॉलेज से आज़ाद अच्छी होती हैं। फ़ंड्स की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए, या हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद मुखय्यर हज़रात की है जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इदारे की क्रेडिबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। जी बिल्कुल, आपका बड़ा सही क्वेश्चन है। असल में आप देखें आजकल के इस महंगाई के दौर में अगर आपने 2 बच्चों को ही कोई अच्छी एजुकेशन देनी है, कोई अच्छा एटमॉस्फेयर देना है, तो हम वी आर टॉकिंग ऑफ 250 चिल्ड्रन। इस वक्त हमारे कोई 65 बच्चे ऐसे हैं जो मिनहाज यूनिवर्सिटी में अंडर एजुकेशन है, तालीम हासिल कर रहे हैं। उनमें से 80% ऑफ देम आर डूइंग BS कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आजकल कंप्यूटर साइंस का दौर है।
तो मेरा बस आपको, जैसे आपने पूछा कि ये कैसे रन करते हैं, तो ये ऑब्वियसली जो ऑर्फनेज है, यतीम बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी एज़ एन इस्लामिक सोसाइटी हम सब पर आयद होती है। सही बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और फिर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुनियादी तौर पर तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारी स्टेट इस काबिल नहीं है को इन बच्चों को सपोर्ट कर सके। तो हमारे इस ऑर्फनेज में तमाम बच्चे 100% बच्चे स्पॉन्सर्ड है। वी हैव एटलीस्ट 1 डोनर ऑफ ईच चाइल्ड। इसके अलावा भी हमारे पास कई डोनर ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-10 बच्चों को भी स्पॉन्सरशिप ली हुई है। तो ये इन्हीं, जैसे आपने फरमाया कि बेशुमार लोग हैं जो देना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप देख लें, पिछले 17 सालों से कंसिस्टेंटली इन बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है, 250 बच्चों को। और कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने तमाम डोनर्स को जो है ना, उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी इनकी स्पॉन्सरशिप नहीं रोकी। क्या बात। हमें एक दफ़ा भी ये कभी भी हमारे इदारे की तरफ से या अपने जो हमारे अकाउंट्स वाले हैं उनकी तरफ से ये कंप्लेन नहीं आई जी इस दफ़ा स्पॉन्सरशिप नहीं आई किसी, क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ हम इमदाद दे रहे हैं वो बिल्कुल एक सही मकाम है, सही जगह है, और वो सही जगह जा रही है। आगोश ऑर्फनेज कहाँ पे है? अगर इस चेन की बात की जाए, अभी तो आपने लाहौर की बात की, मिनहाज यूनिवर्सिटी की बात की, और कहाँ पर आपको जी हमारा इसकी ज़रूरत है? जी हमारा जो हेड ऑफिस है बेसिकली आगोश का, वो लाहौर में ही है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट आगोश ऑर्फनेज। इसके अलावा अभी प्रेजेंटली हम आगोश कराची भी रन कर रहे हैं ऑलरेडी। पिछले कोई 8-9 सालों से वहाँ पे 65 के करीब बच्चे वहाँ पे आगोश कराची में है। वो अभी रिसेंटली चूँकि डेवलप हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आगे प्रोसेस करेगा। इसके अलावा हमारा आगोश ऑर्फनेज सियालकोट में है। कर्नल साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि जो नौजवान है ज़्यादातर वो हम आपके जो इदारे ने उनको पढ़ाया लिखाया बहुत अच्छे। आप ये देखें ना कि 2 नौजवानों की इससे ज़्यादा आप स्टोरी भी बता रहे हैं कि इसमें से और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ हैं। ज़ाहिर बात है उनके लिए घर की मानंद है, घर की हैसियत रखता है ये जगह जो है। तो उनकी अटैचमेंट जब वो यहाँ से चले जाते हैं या एजुकेशन में, क्या ऐसे नौजवान हैं जो आपके ही स्कूल से, आपके ही आगोश से फारिग हुए और उनकी जो खिदमात हैं वो अब भी आपके साथ ही है, इस इदारे के साथ मुंसलिक है? जी हरमीत भाई, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हमारे बेसिकली ना आगोश ऑर्फनेज का एक स्लोगन है कि वी आर फैमिली फॉर एवर एंड वी शैल लीव यू नेवर। हम लोग इन ऑर्फन बच्चों को जो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से, अभी गिलगित बल्तिस्तान से, KPK से, इंटीरियर सिंध से, ज़्यादा तादाद हमारे पास बलूचिस्तान की है, तो ये सारे बच्चे मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आते हैं। तो ये इन बच्चों को एज एन इंस्टीट्यूट हम अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि वो बच्चे फिर जिस तरह हमारे अपने बच्चे हो जाते हैं, एग्जैक्टली उस तरह के बच्चे होते हैं, और उनका हमारे साथ रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होता। सही बात। हमारी एक ऑब्वियसली आपने एक लिमिट रखनी होती है जिसके बाद आप बच्चों को ऑर्फन पैनल से निकालें ताकि नई सीट्स जनरेट हों। तो एक लिमिट हमने रखी हुई है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, कि जब बच्चे की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद उसकी जॉब प्लेसमेंट हो जाती है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने पाँव पर खुद खड़ा हो जाए, तो उस वक्त हम उसको ऑर्फन पैनल से निकालते हैं, आगोश से नहीं निकालते। वो बच्चा सारी ज़िंदगी हमारा ही बच्चा रहता है, और अगर खुदा न खासा किसी वजह से उस बच्चे की जॉब छूट जाए तो वो ही कैन फॉल बैक टू अस। वो एज अ पेरेंट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस बच्चे की, दोबारा उसकी जॉब प्लेसमेंट की। जो बच्चियाँ हैं हमारे पास जो ग्रेजुएट। साहब, एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह आपने फरमाया कि डोनर्स आते हैं, किसी ने 2 लिए, किसी ने एक बच्चे के सर पे हाथ रखा हुआ है, लेकिन ऐसे में क्या ऐसे हजरात भी आते हैं कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे को? क्योंकि जाहिर बात है कि बहुत सारे ऐसे हजरात होते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती या उनकी ख्वाहिश होती है कि औलाद होती भी है, किसी न किसी बच्चे का वो सहारा बन जाते हैं। ऐसे कोई फैमिली आती है सर? जी हमारे पास बेशुमार इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं, लेकिन एज अ पॉलिसी हम लोग जो है ना वो अडॉप्शन प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वी आर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। हम वो बच्चों की अडॉप्शन किसी फैमिली को, नीडी फैमिली को नहीं देते। इस पर कुछ ऑब्वियसली मैं अभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं जो हमारे इदारे की तरफ से भी हमारे ऊपर इम्पोज्ड हैं कि हम इस तरह अडॉप्शन के लिए बच्चों को प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा कर्नल साहब, आप जिक्र कर रहे थे लड़कों का हो गया, उन्होंने जॉब कर ली, बच्चियों की शादियों का मसले आते हैं। जी जी, तो उसके लिए क्या फिर करते हैं? हम लोग, हमारे पास ये अभी रिसेंटली पहली बच्ची थी जो हमारे पास पिछले 10 साल से हमारे पास इधर ऑर्फन एज में थी। उसने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया और 10 साल की जो उसकी एजुकेशन आप देख लें, क्लास 5-6 से हमारे पास आई थी वो माशाल्लाह। फिर उसने यहाँ से जब BS कंप्लीट कर लिया अपना, उसके बाद हमने आगोश ने एज अ प्लेटफॉर्म उस बच्चे, हम लोग रिश्ता फोर्स नहीं करते उसकी, मतलब ऑब्वियसली उस बच्ची की जो है ना वालिद था ना वालदा, दोनों नहीं थे। उसकी नानी जो थी उसकी गार्डियन थी।
तो वो हम रिश्ते के लिए हम, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे माशरे में होता है जी कुछ जट हैं तो जटों में शादी करनी है, तो कोई दूसरी फैमिली है, कोई इस तरह की ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो वो हम किसी को जो है ना इस चीज़ से नहीं कहते जी कि आप इस फैमिली में ना करें। लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि इस बच्ची की शादी कहाँ हो रही है, क्योंकि हमने इतनी अच्छी तरबियत दे के, एजुकेशन का दे के उस बच्ची को जब इस लेवल पे पहुंचाया है, तो हम नहीं चाहते कि उसको किसी ऐसे बंदे के साथ बांध दें जो कि उसके लेवल का ना हो, उसकी कम्पीट ना कर रहा हो। तो वो हम इंश्योर करने के बाद कि हाँ जी वाकई ये बच्ची जो है, ये बच्चा जो है वो इस काबिल है कि इस बच्ची के साथ शादी करे, तो फिर हम उस बच्ची को जहेज़ भी प्रोवाइड करते हैं आगोश के पैनल से। फिर उस बच्ची को यहाँ पे उसकी बारात को यहाँ पे आगोश में उनको जो है वो रिसीव भी करते हैं, उनको बाइज़्ज़त तरीके से खाना भी खिलाते हैं, और बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से उस बच्ची को आगोश से हमने रुखसत किया। ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आगोश की, लेकिन इसके अलावा मिनहाज के प्लेटफॉर्म पे तो हर साल आपको पता होगा साल में 2 से 3 दफ़ा मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वाले कलेक्टिव मैरिजेस का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ भाई, इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, वहाँ पे भी बच्चियों को इकट्ठी शादी की जाती है और तमाम जो उनकी बाराती होते हैं उनको ये शानदार किस्म का खाना खिलाया जाता है, हर बच्ची को इंडिविजुअली जहेज़ दिया जाता है। आई एम टॉकिंग ऑफ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, ऑब्वियसली वो डिफरेंट बड़ा हमारी मदर बॉडी है, लेकिन आगोश तक में अपने आप को लिमिट करते हुए हम बच्चियों को, जैसे आपने क्वेश्चन किया, ये फैसिलिटीज़ भी हैं उनकी एजुकेशन के बाद उनकी शादी करना, और फिर जो है वो उनको, मैंने वो बताया वो बच्चे हमारे हैं जिस तरह हमारी अपनी बच्चियों। आप सही फरमा रहे हैं। बात असल में ये है कि आम होते हैं ना, जैसे घरों में बच्चे जिनके वालिदैन हैं या वालदा है या वालिद है कोई एक, तो वो उनके पास ये होता है कि निकले तो चलो कोई मुश्किल पेश आई, घर में कोई ना कोई मौजूद है, कोई कांदा है जिसके ऊपर सर रख के कभी रो लिया, कभी गले लगा लिया। तो जब इस तरह के बच्चे होते हैं जो आगोश से निकलते हैं, तो मुआशरे में उनके पास फिर उनका कांधा हम है सर, उनका कांधा हम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियां जो हैं ना अभी भी हमारे पास, मैं आपको दावत दूंगा कि आप ज़रूर विज़िट कीजिए। अभी बच्चियां जो हैं वो, मैं डायरेक्टर हूँ 6 साल से यहाँ पे, वो मुझे अपना फादर समझती है, अपना सारा दुख दर्द जो है। अभी मैं रात को आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये लास्ट नाइट को ना, लास्ट नाइट हालांकि हमारे पास जनरेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, हमारे पास हर बच्चियों के कमरे में कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो किसी वजह से कूलिंग सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया रात को। तो रात को तकरीबन कोई 12 बजे एक बच्ची ने मुझे फ़ोन किया जी कि मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ, लेकिन यह है कि हमें इस वक्त जो है ना यहाँ पे गर्मी लग रही है, हमारा कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। तो वो फिर मैं ये देखे ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जी वो बेटी ने मुझे अपना वालिद समझ के भी ये भी नहीं सोचा कि मेरे रात के 12 बजे मैं कॉल कर रही हूँ, कहीं माइंड ना कर जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना एहसास होता है उनमें भी, और इतनी एफिलिएशन डेवलप हो जाती है कि वो हमें के बच्चे जी हमारे अपने बच्चों की तरह उनको हम लुक आफ्टर करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बात है, और हमें बहुत खुशी है सुन के कि आप इंसानियत की खिदमत इस तरह से कर रहे हैं, और एक यतीम की कफ़ालत करना, उसका इनाम तो अल्लाह पाक ने जो रखा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यकीनन अल्लाह पाक आपको उसका अजर ज़रूर दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और बेहद शुक्रिया फ्लाई, बहुत ही ज़बरदस्त सी डिस्कशन रही आपके साथ हमारी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है व्यूअर्स, ब्रेक लेकर हम आते हैं वापस, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद ज़रा देर पहले मेरे ज़माने में ख़ास तौर पे जो सुबह बात हुआ करती थी ना, उस ज़माने में ये होता था कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो, बच्चों को कौन सा करियर अडॉप्ट करना चाहिए, किस रास्ते में चलना चाहिए, क्या शोबा हो। तो लोग बात करते थे जी एक मेडिकल डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर हो जाए, बहुत हो तो CSS कर लिया, बस बहुत से और रास्ते थे जिनका नहीं पता था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनके बारे में अयाज मुस्तफ़ा साहब इंचार्ज हैं, ये ICMA के लाहौर में, ये बताएंगे अब बच्चे जो हैं अपने करियर के इंतखाब के लिए, अपने तालीम के जो शुरू से ही कौन सा रास्ता अडॉप्ट करें, किस रास्ते पे चलें जो उनके लिए बेहतरीन साबित होगा। तो यार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ज़रा बच्चों को गाइड कीजिए, अब दाखिला भी ले रहे होंगे, पढ़ना भी चाह रहे होंगे, आपका तो अकाउंटेंसी से ताल्लुक़ है, और मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई अब आजकल के दौर में एक्चुअली बन जाए, या मतलब वो जो इस शोबे में भी अपना बेहतरी पैदा करे, तो वो डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका दौर तो आपने बताया, इवन जब मेरा दौर था तो उस वक्त भी ऐसे ही समझा जाता था कि अगर बेटी है तो हम उसे डॉक्टर बनाएंगे,
और अगर बेटा है तो हम उसे इंजीनियर बनाएंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा था कि मुझे इंजीनियर बनाया जाएगा, लेकिन वो जिस तरह पाकिस्तान में मेरिट सिस्टम है और वो सारी चीज़ें, सीटों की लिमिटेशन है, तो मैं बाय चांस इस प्रोफेशन में आया। तो मैंने जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, CMA क्वालिफ़िकेशन को, तो मुझे पता चला कि ये तो एक अलग से एक एवेन्यू है जिसको बहुत सारे पाकिस्तानी जानते ही नहीं है। ठीक है। तो मैं बेसिकली एक लाहौर से बाहर सांगला से ताल्लुक़ है मेरा, तो वहाँ तो बिल्कुल ही लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ये भी एक फ़ील्ड हो सकता है। तो आजकल जिस तरह मॉडर्नाइजेशन हो रही है, अगर हम देखें हमारे टैक्स लॉज को, कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस को, SECP की कम्प्लेक्सिटीज़ को, तो अकाउंटेंसी इटसेल्फ इवॉल्व हुई है। और एज़ फार एज़ जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं हमारी, उनमें बड़ा रूम पैदा हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि पहले ये समझा जाता था कि एक अच्छा लाइफस्टाइल रखने के लिए हमें या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अब लोग कहते हैं कि हमें अकाउंटेंट भी बनना है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है। तो CMA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप एक प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में आ सकते हैं। तो ये इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से उतनी अवेयरनेस पेरेंट्स में या टीचर्स में नहीं पाई जा रही, जिसमें हम लैग कर रहे हैं कि हम उसी डगर पे चल पड़ते हैं जिस पे हमारे कोई ख़ानदान में ऑलरेडी कोई सक्सेस स्टोरी है। और हमें पता है कि अल्लाह पाक ने हमें कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं बनाए। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे ख़ानदान में अगर एक इंजीनियर सक्सेसफुल था तो मैं भी एक इंजीनियर बन के सक्सेसफुल हूँ। तो इसलिए हमें अपनी एबिलिटीज़ देखनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटलाइजेशन का जो दौर आ गया, उसमें डिजिटल बच्चे जो हैं जिनका काम है कि अब वो मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, और जिस तरह फ्रीलांसिंग बढ़ती जा रही है, तो अकाउंटेंट्स का रोल इस नए प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। जैसे फाइवर है, फ्रीलांसिंग की और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, इंटरनेशनल सिलेबस है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की हम फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। हमारा सिलेबस सारा वही होता है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, हम जब इस क्वालिफिकेशन को हासिल करते हैं तो उससे हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम पूरी दुनिया की जो अकाउंटेंसी की, फाइनेंस प्रोफेशन की जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक। अब फरमाइए, दो सवाल इसमें पैदा होते हैं। एक तो ये है कि क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी गुंजाइश है कि बेशुमार इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो अकाउंटेंसी की तरबियत दे रहे हैं कि उन बच्चे खप सकें। और दूसरी बात यह है कि अब मौजूदा दौर में, मॉडर्न दुनिया में, जैसे आपने फरमाया अभी थोड़ी देर पहले कि डिजिटल दुनिया है, इसमें इसके साथ अपने आप को वाबस्ता रख के अकाउंटेंसी के साथ कितना बेहतर किया जा सकता है और कितना बेहतर अर्निंग हो सकती है। बच्चों की जो होती है ना, अर्निंग कितनी हो सकती है। अच्छा सर, पहला सवाल जो है कि क्या इतने अकाउंटेंट्स जो हैं वो इस माशरे में एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं। तो उस हवाले से अगर हम एक सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स ये लेना कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड बिजनेसेस कितने हैं, अच्छा, तो वो 6 डिजिट में हमारे सामने फिगर आ जाती है। और अगर हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की बात करें, दे आर ओनली जस्ट सर 20,000। इट मीन्स अगर एक रजिस्टर्ड बिजनेस भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करे तो हमें एटलीस्ट लाखों में चाहिए। तो अभी क्योंकि इस फील्ड में उतना रश नहीं है जितना कि अदर डिसिप्लिन्स में आ चुका है, तो इसकी अभी तो गुंजाइश अगले 10-20 साल तक तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने लोग इस फील्ड में आते हैं। और रजिस्टर्ड बिजनेसेस अगर एटलीस्ट एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी हायर करे तो फिर उनका, अब वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बता रहा था कि कॉर्पोरेट लॉज में चेंजेस आ रही हैं, टैक्स लॉज में चेंजेस आ रही हैं, जो कि एक आम अकाउंटेंट के बस की बात नहीं रही अब। नहीं रही। तो हमें उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की नीड्स तो है, बिल्कुल है। दूसरा ये है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं वो अपने सिलेबस को ऑलमोस्ट हर 5 साल के बाद रिवाइज़ करते हैं। ICM में भी 18 में रिवाइज़ हुआ, अब 23 में रिवाइज़ होने जा रहा है। तो उसमें हम फिनटेक और अदर चीज़ें जो आजकल के अकाउंटेंट्स को जिनका पता होना चाहिए, हमारी वैसे भी सिलेबस के अंदर SAP है, ओरेकल है, हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। सही। तो फिनटेक जो एक मॉडर्न चीज़ आई है, उसको भी हम सिलेबस के अंदर इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो अब्दुल रऊफ साहब ने किया वो ये था कि बच्चों का या हमारा भी कंसर्न ये होता है कि हाउ टू अर्न
एंड हाउ मच अर्न? ये एक ऐसा सवाल है जो आपने बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स दी, फ्रीलांसिंग की बात की, अपवर्क की बात की, फाइबर की बात की। फाइनली वी स्विच टू डिजिटल पाकिस्तान, बट आफ्टर कोविड, ये कोविड की ट्रेजेडी ने हमें ज़्यादा शिफ्ट किया है। अब पहले ये होता था कि हमने फिजिकल जॉब करनी है, अब तो ऑनलाइन आप घर बैठ के कहीं से भी कुछ भी कमा सकते हैं। अगर हम खासतौर पर अकाउंटेंसी की बात करें, अकाउंटेंट की बात करें, तो कितनी बड़ी तादाद में वो लोग जो घर बैठ के अपनी एक्सपर्टीज़, अगर एक ऑलरेडी, अब पहली बात तो ये कि अपनी एक्सपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करें, फिर ही वो पॉलिश होंगी। ऑनलाइन कितनी बड़ी तादाद में अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल फर्म के साथ काम करके? जी, उसमें ऐसा है कि अकाउंटेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो इनडेफिनेट है ऑनलाइन अर्निंग की। अब जिस तरह के हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त होती जा रही हैं, हर बंदा जो परचेजिंग पावर है उसकी वो कम होती जा रही है, तो हर बंदा ना सेकंड इनकम पे शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। मैंने अपने सबॉर्डिनेशन में भी लोगों को देखा है, अपने कोलीग्स में देखा है, अपनी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को देखा है कि वो बीइंग अ स्टूडेंट भी साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ काम करी जा रहे हैं। इवन जो ऑफिस में 9 to 5 काम करते हैं, वो 5 बजे के बाद 12 बजे तक बजाय ऑनलाइन काम करते हैं। तो ये इसमें ट्रेंड भी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और पाकिस्तान में जितने भी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जैसे मैंने एक रिसर्च की उसमें अमेरिकन कस्टमर्स भी थे, यूके के लोग भी थे, यूरोपियन भी थे, तो उनके ज़्यादातर ऑर्डर्स पाकिस्तान और एशिया के अदर कंट्रीज़ में आ रहे हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक हरमीत का क्वेश्चन ले लें। जी, हमारे साथी हैं। अच्छा अयाज, हाँ जी, मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू मुस्तफ़ा साहब, अयाज मुस्तफ़ा साहब कर रहे हैं, तो बड़े गौर से सुन रहा था। अच्छा सर, हम जिस तरह स्टार्ट में रऊफ साहब ने फरमाया कि भाई हमारे दौर में ऐसा होता था कि 2 फील्ड थी, फिर आपने ये भी कहा कि भाई डिजिटल दौर आ गया, बच्चे डिजिटल हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शहरों के अलावा, शहरों में कुछ लोग तो है वो डिसीजन जो है बच्चों को दे ही देते हैं कि आपने जो फैसला करना है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोच वही अटकी हुई है। मेरे अपने रिश्तेदारों में ऐसा था कि एक बच्चे ने बनना था, वो किसी और साइड में जाना चाह रहा था, लेकिन फैमिली ने, उनके वालिद साहब ने कहा नहीं डॉक्टर बनना है। वो बच्चा डॉक्टर बना, लेकिन उसकी सक्सेस किसी और जगह ज़्यादा हुई जहां वो चाह रहे थे। तो इस किस्म के पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देंगे जो फोर्स करते हैं अपने बच्चों को, जो चाहते हैं बच्चे कहीं और जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच है कि नहीं यही 2 फील्ड है, यही से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो यही गुण है, हालांकि फील्ड्स बहुत सारे आ गई हैं, आप जिस तरह फरमा रहे हैं। सर, इसमें ऐसा है कि पेरेंट्स को मेरी ये सजेशन है कि आप बच्चे को ना टोटली हर दफ़ा फोर्स ना करें। आपका बच्चा जब आपने उसे ग्रूम किया है, मैट्रिक तक पढ़ाया, फिर इंटरमीडिएट तक पढ़ाया, तो आपको भी पता चल गया कि अगर आप बच्चे को फ्रीडम देते हैं तो उसका डिसीजन कैसा होता है। हमारे यहाँ होता यह है कि हम बच्चे को ना इनिशियल स्टेज पे फ्रीडम देते नहीं हैं, हम हमेशा से उस पर फोर्स किए रखते हैं, और हम ये समझते हैं कि मेरा फ़ैसला ही सही होगा। तो हमें ये चाहिए कि इनिशियल स्टेजेस पे बच्चे को छोटे छोटे फ़ैसले खुद करने दें। मसलन वो मैट्रिक लेवल पे आकर ये डिसाइड करता है कि मैं कंप्यूटर साइंसेज में जाऊँ या मैं बायो पढ़ूँ, क्या करूँ, तो आप वहाँ पर उसको एक फ़्रीडम दें कि ठीक है, तुम्हारा अगर इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंसेज में है तो तुम जाओ। आपको पता चल गया कि मैट्रिक में इसने अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लिया था और इसने क्या आउटपुट दिया है, फिर आप अगर एफएससी लेवल पे फिर उसे कहें, अगर खुदा न खास्ता उसका डिसीजन सही नहीं है, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब आप कहें कि बेटा मैंने पहले तुम्हारी बात मानी थी और अब इस स्टेज पे आके ना तुम मेरी बात मान लो। उसमें क्या होगा कि उस बच्चे में भी वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा, वो भी कहेगा कि हाँ ठीक है, ये भी सही चांस तो मिला था ना, मतलब चांस तो मिला, चांस भी देना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए जो आपकी सजेशन है, मैं इसी बात को सेकंड करके कंक्लूड करूंगी कि लेट देम डू वाली पॉलिसी जरा अब पेरेंट्स को अपना लेनी चाहिए कि जो बच्चे की एक्सपर्टीज है, चाहे वो गाना अच्छा गाता है, चाहे वो कुक अच्छा करता है, या चाहे वो किसी भी अच्छी फील्ड में, घर बैठ के अगर वो लैपटॉप पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ गेम्स देख रहा है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी बड़ी तादाद में लोग इस पर काम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो बच्चों को जो वो चाहते हैं उन्हें वो करने दें, यकीनन वो उसमें आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच अयाज साहब, नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ी अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही है आपके साथ हमारी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी, व्यूअर्स ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक।
आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स फ्राइडे पे मेरे पास एक सोल्यूशन है सर, हम उन सब के लिए जो इस चीज़ का शिकार है, या हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं एंजाइटी पर, डिप्रेशन पर, स्ट्रेस पर, हम हमेशा इसे साइकोलॉजिकली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली हमने बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट भी बुलाए अपने शो में, उन्होंने बायोलॉजिकली भी बहुत सारे हमें सोल्यूशंस दिए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं विद ऑल लॉजिकल रीजंस और प्रूफ के साथ। एक ऐसी जेल बनाई है एक ऐसे होनहार लड़के ने, होनहार स्टूडेंट ने, कि वो जेल जो है वो एंटी डिप्रेसिंग है, मतलब वो आपके डिप्रेशन से निकाल सकती है। कैसे, ये हम इनसे जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है, इन्हें कहते हैं जुनैद ज़ुबैर। जुनैद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि ये मैंने जो तारुफ दे दिया आपका, अब इसको ज़रा आप सेकंड करें कि ये ऐसी कौन सी जेल है, ये क्या काम करती है, जो डिप्रेशन में है वो उस मसले का हल तो निकले या ना निकले, लेकिन इस जेल से आपको पीस मिल जाएगा। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो है डिप्रेशन के पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनको डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां होती हैं, जैसे कि इंसोम्निया। वो एक बात को सोच के बैठ जाते हैं तो फिर उसको लेके ही बैठे रहते बिल्कुल ऐसे ही हैं है। और उसी पे सोचते रहते हैं और उस बात से बाहर नहीं निकलते। ओवरथिंकिंग। ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी जो है उनके अंदर एंजाइटी होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस होता है। उनको इसी बीमारी से हेडेक भी हो जाता है कभी बिल्कुल कभार होता है। तो जो है ना, उसके लिए जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो उनको देते हैं पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। बिल्कुल ऐसे ही है। एंटी डिप्रेसेंट पिल्स जो है ना, फॉर अ टाइम आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। हमने देखा ना कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदों को ना स्लीप की तरफ हो जाते हैं, नींद की तरफ जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर टाइम बीइंग पीस आ जाता है, क्योंकि वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि इंसान तो सो जाता है, उसका दिमाग नहीं सोता, दिमाग ने तो काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंटी डिप्रेसेंट जेल जो मैंने बनाई है ना, इस जेल के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट पिल्स के अंदर होते हैं। ओके। एंटी डिप्रेसेंट पिल एक बहुत मशहूर एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, आइमिप्रामिन। ये एक ऐसी एंटी डिप्रेसेंट है जो जब हमारे ब्रेन के अंदर एंटर होती है ना, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को रिलीज करते हैं। ओके। ये इसकी प्रोडक्शन को रोकती है और मोनोअमाइंस को रिस्टोर करती है। ये मोनोअमाइंस जो है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि 3 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एक का नाम है सेरोटोनिन, एक का नाम है नॉरएपिनेफ्रिन और एक का नाम है डोपामाइन। ओके। ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना, ये फीलिंग्स को चेंज करते हैं। डिप्रेशन की तरफ से बंदे को बाहर निकालते हैं। उसको जो है, उसकी जो एक बात को पकड़ के बैठा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा किसी नेगेटिव बात को लेकर बैठा हुआ ना, तो उसका माइंड नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। अच्छा, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे जाना इतना आसान नहीं है सर। डिप्रेशन एक बीमारी है, मतलब अगर मैं बिल्कुल आपको इंडोर्स कर रही हूँ, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, लेकिन मैं ज़रा आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ। एक्सपेरिमेंट्स तो आपने किए होंगे ना, मुख्तलिफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, देखा होगा कि वाकई डिप्रेशन से बंदा निकलता है या नहीं निकलता। जो बंदा डिप्रेशन में होता है वो शदीद डिप्रेशन में होता है, वो नहीं निकल पाता उस चीज़ से। आपने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, so what kind of results you got that day? एक्चुअली मैंने जो है ना, मेन एक्सपेरिमेंट्स मैंने हर बंदे को ना ये जेल दी। उनमें से 1 से 2 पेशेंट्स थे जो डिप्रेशन के पेशेंट्स थे, और एक तो पेशेंट था नर्वस ब्रेकडाउन का पेशेंट। ओके। वो अपने कुछ बातों को लेकर बैठी हुई थी और वो उसको सोचती रहती थी, और ना एक साइकेट्रिस्ट के पास उनका बाकायदा ट्रीटमेंट हो रहा था। ओके। बट वो फिर भी कहती मैं दवाई खाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है, और इसके बाद ना मुझे मैं उठती हूँ तो दोबारा वही बातें आ जाती हैं। मैंने ना उनको अपनी ये जेल जाके दी, मैंने कहा फिर जेल लगा के देखें। ओके। उन्होंने जब ये जेल लगाई, कहते एक तो मुझे नींद नहीं आती, और दूसरा मैं खुद ब खुद ही माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जेल दिखाओ जरा, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, जरा आप भी दिखाएं सर। ये जेल जो है व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखने में ऐसी, अगर आप थोड़ा सा इसे क्लोज करें तो हम ज़रा क्लोज करके भी दिखा देते हैं, बिकॉज इफ़ इट्स रियली प्रोडक्टिव हरमीत, इफ़ इट्स रियली प्रोडक्टिव, तो फिर ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो तमाम लोग जो वाकई जिन्हें लगता है कि कोई हल नहीं है उनके पास इस डिप्रेशन से निकलने का। इट सीम्स टू बी लाइक दिस। ये दिखने में ऐसी है। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो ज़ुबैर आप शेयर करेंगे? एक्चुअली जो है ना, ये जेल जो है ना, ये मेजर एलोवेरा जेल है। इसके अंदर हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में अपना एक्सट्रैक्ट डाला, क्योंकि हमने अपने एक्सट्रैक्ट की थी फर्मेंटेशन। ओके। फर्मेंटेशन करके मैंने लिए थे 2, एक प्लांट लिया था और एक सीड्स लिए थे, तभी तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना। प्लांट्स में से मैंने लिया स्वीट बेसिल, और जो है मैंने उसमें लिया, क्या नाम है, सीड्स में मैंने लिया फ्लैक्स सीड, जिसको अलसी के बीज जानते हैं आज आराम से लोग। इसकी मैंने की फर्मेंटेशन, और मैंने फर्मेंटेशन तब की थी जब फर्मेंटेशन टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। सर्दियों में तकरीबन 14-12 डिग्री सेल्सियस पे फर्मेंटेशन नहीं होती। अच्छा। फर्मेंटेशन होती है 35 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के ऊपर होती है।
तो हम बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ 37 डिग्री सेल्सियस में फर्मेंटेशन होती है, उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर होता है। मैंने तब फर्मेंटेशन की, मेरी फर्मेंटेशन कामयाब गई। और जब फर्मेंटेशन होती है ना, उसकी बहुत पंजेंट और बहुत गंदी स्मेल होती है। अच्छा, जितनी गंदी स्मेल होती है ना, उतना ही कंसनट्रेटेड आपका एक्सट्रैक्ट होता है, और जितना कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होता है वो उतना ही अच्छा होता लोगों को मिल कहाँ से सकती है? है। ये अभी एक्चुअली अगर हमने भी मार्केट में लॉन्च करनी है सून, अभी नहीं की? अभी नहीं की। अभी हमने लॉन्च कर दिए सर टीवी। ये जो अवार्ड्स हैं जरा इनके बारे में बताओ ना, ये कहाँ से कहाँ मिले से आपको? certified है सारा Certificate, कुछ? award? ये मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है, गवर्नमेंट कॉलेज हाँ जी, GC से। GCU से ताल्लुक है मेरा। वहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी साहब, अपना डायरेक्टर साहब सर सदीक अमान, और अपनी एडवाइज़र जिन्होंने हमें काम करवाया डॉक्टर मीना इलियास, दैट्स वेरी गुड, क्रेडिट मिलना उनको चाहिए हम ये सारा काम, उनको सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये फार्मूलाज जो है ना, ये सारे ये जो हमने बनाया है सारा काम, ये एक इंटरमीडिएट लेवल का काम नहीं है, नहीं है, ये एक बिल्कुल। पोस्ट डॉक का काम नहीं है। है। पोस्ट डॉक्टरेट के फार्मूलाज हैं सारे उनके, जो है ना अपने, जिन्होंने ये हमें तैयार करवाया डॉक्टर साहिबा ने, उनके अपने 3 पेटेंट्स हैं मार्केट के अंदर। एक HIV, एड्स और कैंसर को डील कर रही हैं वो इन बायोलॉजिकल मेडिसिन। पूछ ले आप भी उसके बारे कुछ। में भी उनको बुलाएंगे किसी वक्त में। मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो रहा है हमारा। नहीं, मैं जुनेद को देख रहा हूँ, बड़ा यंग है माशाल्लाह, और बड़े अच्छी, वो बड़े टैलेंटेड हैं। जुनेद छोटे से तो हो यार, अभी टेंशन और छोटे से ने बड़े से मसले का हल निकाल लिया। वजह बनी कि इस किस्म के आपने बोला कि भाई मैंने यही जेल बनानी और डिप्रेशन को भगाना लोगों का, सोच कहाँ से आई भाई? एक्चुअली डिप्रेशन जो है ना आजकल बहुत कॉमन है, और ये एक ऐसी यूनिक जेल है जो पूरी दुनिया में हमें जब देखें ना, तो ऐसी जेल नहीं बनी जो डिप्रेशन को डील कर रही। अच्छा चलिए, जाते जाते लोग इंतजार करेंगे आपकी प्रोडक्ट का। Yes, बहुत sir. मेहरबानी, बहुत मार्केट शुक्रिया में आए आपका लोगों को तशरीफ अगर लाए। इससे हल निकल आएगा तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन सर कुछ SOPs होते हैं, कुछ टर्म्स एंड quick. कंडीशन होती है, वो हम सब ब्रेक लेनी है, क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग करनी है, क्विक ब्रेक। क्विक ब्रेक नहीं सर, क्लोजिंग करनी है जी। आज फ्राइडे का लास्ट शो था, आपने पूरा शो देखा। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा जुनेद, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।